हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू लेसन क्लास। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए, डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की हम लोग अपना साइंस का सिलेबस है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। पिछली क्लासेस में मैंने साइंस में जो हमको सिलेबस पढ़ना है फोर्थ सेमेस्टर में उसके बारे में मैंने एक अलग से क्लास ली थी। उसमें सब बता दिया था कि हमको साइंस में आखिर पढ़ना क्या क्या है। तो अब जो हम आज से स्टार्ट करेंगे वो पढ़ेंगे कि हमको साइंस में जो हमारा जो पढ़ना है उसका आज हम स्टार्ट करेंगे कौन सा चैप्टर नंबर फर्स्ट। कौन सा स्टार्ट करेंगे? चैप्टर नंबर फर्स्ट है हमारा, उसको हम आज स्टार्ट करेंगे। और ये आप लोगों की जो क्लास है ये है हमारी क्लास नंबर 2। ठीक है, ये है हमारी क्लास 2 जिसमें हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है उसको हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारा कौन सा है, जिसका नाम क्या है? जैव विकास, पारिस्थितिकीय तंत्र एवं उसके घटक। इसमें हम जैव विकास के उसके सिद्धांत, जैव विकास क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा, पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है और उसके घटक उसके बारे में जो हम पढ़ेंगे। आप इसको इंग्लिश में बोला जाता है इस चैप्टर को कि ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, इकोलॉजिकल सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स, उनके बारे में जो है हमको पढ़ना है। उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, अगर जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोगों की फोर्थ सेमेस्टर की सभी सब्जेक्ट की क्लासेस हैं वो मैंने स्टार्ट कर दी हैं। दूसरा, उन सभी के पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मैं शेयर कर देती हूँ। जैसे ही क्लास आप लोगों की ख़त्म होती है उसके तुरंत बाद ही आप लोगों को टेलीग्राम के चैनल पर सारे पीडीएफ जो है मैं वहाँ पर सेंड कर देती हूँ। तो जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आप लोगों की लाइव क्लासेस लेने के लिए जो एलिजिबल हो जाऊं। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए अब हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं कि हमको इस चैप्टर में आखिर पढ़ना क्या क्या है। चलिए, क्या है ये जीव जो विकास, जैव विकास जो होता है, ये क्वेश्चन है ये हर साल मतलब पूछा ही जाता है ज़्यादातर कि जैव विकास आखिर होता क्या है। आप लोगों को पता होगा जो हमारा साइंस का पेपर है वो कितने मार्क्स का होता है? 25 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का आता है? 25 मार्क्स का हमारा साइंस का पेपर जो है वो आता है। तो 25 नंबर हमें पूरे करने हैं अपने साइंस से। ठीक है, तो हम लोगों को सारे टॉपिक्स हैं वो कवर करते चलना है और जितना हो सके उतने अच्छे से आप लोग चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर कोई चीज़ें नहीं समझ में आती है तो आप लोग मुझे जीमेल भी कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था। आप मुझसे दोबारा भी पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं, जैसा आपका मन हो वैसे आप पूछ सकते हैं। लेकिन चीज़ों को जो है एक एक को हमें अच्छे से समझते हुए जाना है। तो चलिए, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों की उत्पत्ति तथा उसके पूर्वजों का इतिहास तथा उनमें समय समय पर हुए क्रमिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, यह जैव विकास कहलाता है। जैव विकास क्या कहलाता है? जीव विज्ञान की वो शाखा जिसमें आप जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई, उनके पूर्वजों का इतिहास क्या था और उसमें जो समय समय पर जो उनके अंदर बदलाव किए जा रहे हैं उनका अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? जैव विकास। मतलब इंग्लिश में एवोल्यूशन कहलाता है। क्या कहलाता है? एवोल्यूशन कहलाता है। तो मतलब जैव विकास क्या कहलाता है? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों की उत्पत्ति तथा उसके पूर्वजों का इतिहास तथा उनमें समय समय पर हुए क्रमिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाता है? जैव विकास कहलाता है। क्या कहते हैं उसको? जैव विकास कहा जाता है। जैव विकास एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होने वाला आनुवांशिक परिवर्तन है। पृथ्वी के प्रारंभ में ही निम्न कोटि के जीवों का क्रमिक परिवर्तनों द्वारा निरंतर अधिकाधिक जटिल जीवों की उत्पत्ति वास्तविक रूप से जैव विकास ही है। देखिए, जैव विकास क्या होता है? जीव विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत आप क्या करते हैं, जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई, उनके जो पूर्वज थे उनका इतिहास क्या था, या फिर जो उनमें समय समय पर जो उनमें बदलाव आते रहते हैं उनके बारे में जब आप अध्ययन करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? जैव विकास कहा जाता है। जैव विकास वो होता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो उनके अंदर आनुवांशिक परिवर्तन आते हैं उसको भी जैव विकास कहा जाता है।
पृथ्वी के प्रारंभ में ही निम्न कोटि के जीवों का क्रमिक परिवर्तनों द्वारा निरंतर अधिकाधिक जटिल जीवों की उत्पत्ति वास्तविक रूप से क्या है, जैव विकास ही है। मतलब जो पृथ्वी की शुरुआत में जो निम्न कोटि के जो जीव थे उनकी जो क्रमिक परिवर्तनों द्वारा निरंतर अधिकाधिक जटिल जीवों की उत्पत्ति वास्तव में क्या है, जैव विकास है। देखिए निम्न कोटि के जीव थे, उनमें क्या हुआ कि लगातार परिवर्तन आए। जब उनमें परिवर्तन आने की वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे जो नए जटिल जीव हैं उनकी क्या हुई, उत्पत्ति हुई। और उनका वास्तविक रूप से अध्ययन करना ही या उनको पढ़ना ही क्या होता है, जैव विकास कहलाता है। क्या कहलाता है, जैव विकास कहलाता है। तो हमने जैव विकास में पढ़ा कि जैव विकास क्या होता है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों की उत्पत्ति तथा उसके पूर्वजों का इतिहास तथा उनमें समय समय पर हुए क्रमिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, यह जैव विकास कहलाता है। और जैव विकास एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होने वाला आनुवंशिक परिवर्तन है। पृथ्वी के प्रारंभ में ही निम्न कोटि के जीवों का क्रमिक परिवर्तनों द्वारा निरंतर अधिकाधिक जटिल जीवों की उत्पत्ति वास्तविक रूप से क्या होती है, जैव विकास ही है। तो हमने जैव विकास के बारे में पढ़ा। अब चलते हैं आगे की ओर। जैव विकास के जो हमको परिमाण मिलते हैं, क्या मिलते हैं, जैव विकास के जो हमें प्रमाण मिलते हैं वो क्या क्या हैं। अब पढ़ते हैं जैव विकास के प्रमाण, मतलब एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। क्या, एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। जैसे पहला है आकारिकी एवं शारीरिकी से परिणाम, मतलब आकार से और उनके शरीर से क्या होते हैं, प्रमाण जो हमको प्राप्त होते हैं। जैसे आप मान लीजिए समजात अंग, किससे, समजात अंग मतलब जैसे मेढक, पक्षी एवं मनुष्य के अग्रपाद। जो मेढक होते हैं, पक्षी होते हैं, उनके जो अग्रपाद मतलब जो पैर होते हैं ना आगे के, वो देखिए उनका शरीर से उनके हिसाब से देखिए वो समान होते हैं, नहीं होते हैं। और समवृत्ति अंग, कुछ ऐसे अंग जो मनुष्यों में और जीवों में क्या होते हैं, बिल्कुल समान पाए जाते हैं। ऐसे अंग जो समान कार्यों के उपयोग होने के कारण समान दिखते हैं, मगर उनकी मूल रचना एवं भ्रूणीय प्रक्रिया में भिन्नता पाई जाती है। क्या पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है। कि कुछ समवृत्ति अंग ऐसे होते हैं जो हमको कार्य तो उनके समान है, समान कार्यों में उपयोग किए जाते हैं और वो जिसके कारण वो दिखते भी समान है, लेकिन जो उनके अंदर की जो मूल रचना है, जिस प्रकार से वो बने हैं, उनकी भ्रूणीय प्रक्रिया में क्या पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है। जैसे आप मान लीजिए पक्षियों, कुछ पक्षी जो होते हैं जैसे जैसे चील, कौवा वगैरह हो गए, इनके जो पंख होते हैं ये दिखते समान है, कीट के पंखों के समान दिखते समान है, परंतु इनके कार्य क्या होते हैं, दोनों के अलग अलग होते क्या होते हैं, सॉरी कार्य भी इनके समान होते हैं, दिखते भी समान है, परंतु इनकी जो संरचना है, अंदर की जो इनकी संरचना है, भूरी प्रक्रिया है, उनमें क्या होती है, भिन्नता पाई जाती है। मतलब उनके अंदर दोनों अलग अलग चीजें पाई जाती हैं। तो उसके जरिए भी हमको जैव विकास के प्रमाण मिलते हैं। किससे, मतलब उनके आकार के रूप में, उनके शरीर के रूप में जो समजात अंग होते हैं और समृद्धि अंग होते हैं उनके हिसाब से। अब बारी आती है अवशेषों से। कुछ अवशेष भी प्राप्त हुए, उनके जरिए भी जैव विकास के प्रमाण मिलते हैं। वे अंग जो पूर्वजों में कार्यशील थे परंतु अब में कार्यविहीन हैं, जैसे सांपों के अल्प विकसित पाद हो गए, कोबी पक्षी के पंख हो गए। मतलब कुछ ऐसे अंग हैं जो पूर्वजों पे मतलब पहले जो थे वो कार्यशील थे परंतु अब क्या है, कार्यविहीन है, जो मतलब वो अब किसी कार्य में नहीं आते हैं। जैसे सांपों के अल्प विकसित पाद हो गए और कोबी पक्षी के पंख हो गए। इस प्रकार से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे उनके प्रमाण मिलते हैं। जैसे तीसरा संयोजक जातियों से प्रमाण। किससे, संयोजक जातियों से प्रमाण। चौथा है अनुवांशिकी से प्रमाण, अनुवांशिकी से भी बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं। पांचवा है जीवाश्मों से मिलते हैं। छठा मिलता है जैव विकास के जो प्रमाण हैं जीवों के वर्गीकरण से भी क्या मिलते हैं, उनके जैव विकास के जो हमको क्या मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं। इम्पॉर्टेंट है जैव विकास के सिद्धांत। इम्पॉर्टेंट क्या है, जैव विकास के सिद्धांत। न्यू टॉपिक है हमारा जैव विकास के सिद्धांत। अब है जैव विकास के सिद्धांत। यहाँ से मोस्टली हर साल पूछा ही जाता है, 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन जो है वो यहाँ से जैव विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं उनके बारे में जो पूछा जाता है। तो 4 सिद्धांत हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। जैसे पहला कौन सा सिद्धांत है जिसके बारे में हमको पढ़ना है,
पहला है लेमार्कवाद, पहला कौन सा है? लेमार्कवाद है। दूसरा है डार्विनवाद, दूसरा क्या है? डार्विनवाद है। तीसरा है नव डार्विनवाद, तीसरा है नव डार्विनवाद। और फोर्थ है पुनरावर्तन सिद्धांत। फोर्थ क्या है? पुनरावर्तन सिद्धांत। जैव विकास के 4 सिद्धांत हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो हम यहाँ से हर साल 1 या 2 नंबर का, कितने का? 1 या 2 मार्क्स का यहाँ से जो है हर साल यहाँ से पूछा ही जाता है। तो जैव विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं? एक तो देखिए 4 ले लीजिए, लेमार्कवाद, दूसरा है डार्विनवाद, तीसरा है नव डार्विनवाद और चौथा है पुनरावर्तन सिद्धांत। चौथा कौन सा है? पुनरावर्तन सिद्धांत। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है चारों के चारों, इनके बारे में जो हमको एक एक करके पढ़ना है, यहाँ से पूछा ही जाता है। सबसे पहला है लेमार्कवाद। किसके बारे में पढ़ेंगे? लेमार्कवाद क्या है, ये सिद्धांत क्या है, इसके बारे में जो सबसे पहले जो हम इसमें पढ़ते हैं। लेमार्कवाद फ्रांसीसी प्रकृति वैज्ञानिक जेवी लेमार्क ने सर्वप्रथम 1809 कौन? 1809 में जैव विकास के अपने विचारों को अपनी पुस्तक फिलोसॉफिक जूलॉजिक में प्रकाशित किया। मतलब ये जो लेमार्कवाद है, ये फ्रांसीसी प्रकृति वैज्ञानिक कौन? जेवी लेमार्क। इनके हमें ये इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए कौन? जेवी लेमार्क। जेवी लेमार्क ने सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले 1809 ईस्वी में जैव विकास के अपने विचारों को अपनी पुस्तक कौन सी? फिलोसॉफिक जूलॉजिक। कौन? फिलोसॉफिक जूलॉजिक में क्या किया? प्रकाशित किया। क्या किया? जो जेवी लेमार्कवाद जो वैज्ञानिक थे, फ्रांसीसी प्रकृति वैज्ञानिक कौन? जेवी लेमार्कवाद थे। इन्होंने सबसे पहले 1809 में जैव विकास को इन्होंने अपने खुद के विचारों से, मतलब अपने खुद के विचार जो थे, इन्होंने अपनी पुस्तक कौन? फिलोसॉफिक जूलॉजिक में क्या किया? उन्होंने प्रकाशित किया। इसे लेमार्कवाद या उपार्जित लक्षणों का वंशगत ही सिद्धांत भी कहते हैं। जो लेमार्कवाद है, लेमार्कवाद सिद्धांत है, इसको लेमार्कवाद या फिर उपार्जित लक्षणों का वंशगति सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, लेमार्कवाद को किसने सबसे पहले अपने विचार किसने दिया है? जेवी लेमार्क ने सबसे पहले 1809 में जैव विकास के अपने विचारों को अपनी पुस्तक कौन सी? फिलोसॉफिक जूलॉजिक में प्रकाशित किया था। और इसे लेमार्कवाद या उपार्जित लक्षणों का वंशागति सिद्धांत भी कहा जाता है। आगे है, लेमार्क के अनुसार जीवों की संरचना, कार्य की, उनके व्यवहार पर वातावरण के परिवर्तन का सीधा प्रभाव पड़ता है। मतलब लेमार्क, जो जेवी लेमार्क थे, उन्होंने ये कहा है कि उनके अनुसार कि जो जीवों की संरचना होती है, उनका जो कार्य की होती है, उनके व्यवहार पर वातावरण के परिवर्तन का जो क्या होता है? सीधा प्रभाव पड़ता है। क्या पड़ता है? वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ता है। परिवर्तित वातावरण के कारण जीवों के अंगों का उपयोग ज़्यादा अथवा कम होता है। मतलब उन्होंने ये बताया है कि जीवों की संरचना होती है, उनकी कार्य की होती है, उनके व्यवहार पर वातावरण का सीधे प्रभाव पड़ता है। और जो परिवर्तन के कारण, मतलब जो वातावरण में जो परिवर्तन हो रहा है, उसके कारण जो जीवों के अंगों का जो उपयोग होता है वो कम और ज़्यादा होता है। ठीक है, जिन अंगों का उपयोग होता है वे अधिक विकसित होते हैं और जिनका उपयोग कम होता है वो क्या हो पाते हैं? वो कम विकसित हो पाते हैं। क्या हो पाते हैं? कम विकसित हो पाते हैं। वातावरण के सीधे प्रभाव से या अंगों के कम या अधिक उपयोग के कारण जंतु के शरीर पर जो परिवर्तन होते हैं उन्हें उपार्जित लक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? उनको उपार्जित लक्षण कहा जाता है। जंतुओं का उपार्जित लक्षण वंशागत होते हैं और ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रजनन के द्वारा चले जाते हैं और नई प्रजाति का क्या करते हैं? विकास करते हैं। देखिए, लेमार्क के अनुसार उन्होंने क्या कहा है कि जो जीवों की संरचना होती है, जो उनके कार्य करने की क्षमता होती है, उनका जो व्यवहार है, वो उस पर वातावरण के परिवर्तन का बहुत प्रभाव पड़ता है। मतलब सीधा उसी का प्रभाव पड़ता है। उन्होंने ये कहा है कि परिवर्तन के मतलब जो वातावरण में जो परिवर्तन होता है उसके कारण जो जीवों के जो अंग होते हैं, मतलब जो उनके अंग हैं, उनका उपयोग कम और ज़्यादा होता है। मतलब जैसे उन्होंने ये भी कहा है कि जिन अंगों का जो ज़्यादा उपयोग होता है वो विकसित अधिक होते हैं।
क्या होते हैं, जिन जिन अंगों का उपयोग होता है वो अधिक विकसित होते हैं, और जिनका कम उपयोग होता है वो कम विकसित हो पाते हैं। और जो वातावरण का जो सीधे से प्रभाव कहें या फिर अंगों के कम या फिर अधिक उपयोग के कारण जो जंतु के शरीर पर जो परिवर्तन होते हैं उनको उपार्जित लक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं, जो परिवर्तन आते हैं उसको क्या कहा जाता है, उपार्जित लक्षण कहा जाता है। और जंतुओं का उपार्जित लक्षण वंशागत होते हैं। ये क्या होते हैं, वंशागत होते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के द्वारा जो चले जाते हैं, किसके द्वारा, प्रजनन के द्वारा चले जाते हैं, और नई प्रजाति का क्या करते हैं, विकास करते हैं। और उससे क्या हो जाता है, नई प्रजाति का क्या हो जाता है, विकास हो जाता है। अब आगे क्या है कि उनके इस जो उन्होंने अपने विचार जो बताए हैं, उन्होंने जो अपने लेमार्क जो जेवी लेमार्क है उन्होंने अपने थॉट्स दिए, तो उनकी कुछ लोगों ने आलोचना भी करी। अगर कोई पॉजिटिव व्यूज़ देता है तो उसके नेगेटिव व्यू 100% आते हैं। तो कुछ लोग थे जिन्होंने उसकी आलोचना भी करी। तो देखिए आलोचना में क्या कहा कि कई वैज्ञानिकों ने उनका खंडन किया। उनके अनुसार अपार्जित लक्षण वंशागत नहीं होते। उन्होंने ये कहा है कि ज़रूरी नहीं है कि जो परिवर्तन उसमें पहले आए, जिन कुछ जीव हैं जिन्होंने अपने अंगों का कुछ का ज़्यादा प्रयोग किया, कुछ का कम प्रयोग किया, जिसकी वजह से वो कुछ अधिक विकसित हो गए और कुछ कम विकसित हुए, ज़रूरी नहीं कि जो उनमें जो परिवर्तन आए हैं वो अगली वाली पीढ़ी में भी आए। ठीक है, इसकी पुष्टि के लिए जर्मन वैज्ञानिक कौन वाइसेमैन ने 21 पीढ़ियों तक चूहे की पूंछ काटकर यह प्रदर्शित किया कि कटे पूंछ वाले चूहे की संतानों में हर पीढ़ी में पूंछ वर्तमान जो है रहता है, हर पीढ़ी में पूंछ क्या रहता है, वर्तमान रह जाता है। उन्होंने इसको ये करके उन्होंने खुद भी बताया था। इसका उन्होंने किसने आलोचना की, वाइसेमैन ने। और उन्होंने क्या किया कि 21 पीढ़ियों तक चूहे की जो है पूंछ को काट कर यह प्रदर्शित किया कि कटे पूंछ वाले चूहे की संतानों में हर पीढ़ी में पूंछ जो है वर्तमान में जो है रह जाती है। उन्होंने ऐसा कहा। अब दूसरा सिद्धांत है डार्विनवाद। दूसरा सिद्धांत क्या है, डार्विनवाद, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, डार्विनिज्म। जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, डार्विनिज्म कहा जाता है। डार्विनवाद क्या है, इस सिद्धांत को दो अंग्रेज वैज्ञानिक अल्फ्रेड रसेल वेलेस तथा चार्ल्स रॉबर्ट, एक तो कौन, अल्फ्रेड रसेल वेलेस तथा चार्ल्स रॉबर्ट ने मिलकर प्रतिपादित किया है। मतलब ये जो डार्विनवाद का सिद्धांत है इसको दो वैज्ञानिकों ने दिया है। दो वैज्ञानिक कौन, अंग्रेजी वैज्ञानिक हैं दो, कौन से, एक है अल्फ्रेड रसेल वेलेस और तथा दूसरे हैं चार्ल्स रेबॉट। दूसरे कौन है, चार्ल्स रेबॉट ने मिलकर प्रतिपादित किया था। चार्ल्स रेबॉट डार्विन नामक प्रसिद्ध अंग्रेज वैज्ञानिक ने जैव विकास की व्याख्या अपनी पुस्तक, इनकी पुस्तक कौन सी, द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, कौन, द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज में व्यक्त की। अच्छा, ये जो लेमार्कवाद की जो थे, जेवी लेमार्कवाद, उन्होंने अपनी कौन सी बुक में अपने विचारों के बारे में बताया, जैव विकास के बारे में, कौन सी, फिलोसफिकल जूलॉजिक, कौन सी थी, फिलोसफिकल जूलॉजिक थी। और डार्विनवाद जो थे, डार्विनवाद का जो सिद्धांत है, ये जो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने, जिन्होंने अपनी कौन सी, ये अंग्रेजी वैज्ञानिक थे प्रसिद्ध, जिन्होंने अपनी कौन सी पुस्तक में जैव विकास के बारे में व्याख्या करी, द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज में व्यक्त की है। जैव विकास का उनका यह सिद्धांत प्रकृति चुनाव द्वारा प्राणियों का विकास या डार्विनवाद कहलाता है। क्या कहलाता है, डार्विनवाद कहलाता है। मतलब जैव विकास का जो उनका ये जो सिद्धांत है, प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राणियों का विकास या डार्विनवाद कहलाता है। उनका यह सिद्धांत उनके प्रसिद्ध समुद्री यात्रा के दौरान किए गए रोचक अवलोकनों पर आधारित है। मतलब उनका ये जो सिद्धांत है डार्विनवाद, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन का, जब उनकी कौन सी, मतलब उनकी जो प्रसिद्ध समुद्र यात्रा के दौरान किए गए रोचक अवलोकनों पर आधारित है। डार्विन के अनुसार मानाग्रानुसार जीवों में प्रजनन दर की तुलना में इस पृथ्वी पर जीवों के लिए भोजन तथा आवास नियुक्त है। मतलब डार्विन के अनुसार के जो जीवों की प्रजनन दर की तुलना में इस पृथ्वी पर जीवों के लिए भोजन तथा आवास क्या है, नियुक्त है। अतः जीवों में अपने अस्तित्व के आपस में संघर्ष होने लगता है। जीवों में क्या होने लगता है कि आपस में अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष होने लगता है। और अस्तित्व के लिए संघर्ष दूसरे प्रजातियों के साथ साथ प्रकृति या वातावरण के साथ भी होता है। क्या होता है, प्रकृति या वातावरण के साथ भी होता है।
प्रकृति में कोई दो जीव एक समान नहीं होते, उनमें कुछ असमानताएं पाई जाती है। मतलब कोई भी, उन्होंने बताया कि प्रकृति में कोई भी दो जीव एक समान नहीं होते हैं, उनमें कुछ न कुछ असमानताएं पाई जाती हैं। जीवों में विभिन्नताओं की अधिकता के फलस्वरूप जीवन के लिए संघर्ष शुरू हो जाता है। जब जीवों में क्या होता है कि जब उनमें विभिन्नता की अधिकता के फलस्वरूप जीवों के लिए संघर्ष जो है शुरू हो जाता है, और जीवन के संघर्ष में वही जीव योग्यतम होते हैं जो सबसे ज़्यादा योग्य गुणों वाले होते हैं, जो सबसे ज़्यादा योग्य गुणों वाले होते हैं। आगे है, जीवन में संघर्ष में सफल सदस्यों की वंशागति बढ़ाने से प्रत्येक पीढ़ी के सदस्य अपने अपने पूर्वजों से भिन्न हो जाते हैं। यही विभिन्नता हजारों लाखों वर्षों के बाद नई जातियों का निर्माण करती है। और उन्होंने कहा है कि प्रकृति भी इसी प्रकार चुनाव के द्वारा सफल सदस्यों को प्रोत्साहन कर नई जातियों की उत्पत्ति करती है, और इसीलिए डार्विनवाद को प्राकृतिक चयनवाद भी कहलाता है। ठीक है, और ये 1858 में इसके नाम से क्या किया गया था, प्रकाशित किया गया था। अच्छा, डार्विनवाद था क्या, इसमें हमने पढ़ा क्या कि जो डार्विनवाद है, इस सिद्धांत को किसने दिया, जो दो अंग्रेजी वैज्ञानिक थे। कौन, एक तो अल्फ्रेड रसेल वेलेस और दूसरे कौन थे, चार्ल्स रॉबर्ट। इन दोनों ने मिलकर इसको क्या किया था, प्रतिपादित किया था। दूसरा, ये जो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, जो अंग्रेज थे, जो अंग्रेजी वैज्ञानिक थे, उन्होंने जैव विकास की व्याख्या किसमें करी, अपनी पुस्तक किसमें, द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज में बताई। दूसरा उनका ये था कि जैव विकास का उनका यह सिद्धांत क्या था कि प्रकृति चुनाव द्वारा प्राणियों का, मतलब प्रकृति जो है खुद से चुनाव करती है प्राणियों के, किसके लिए, विकास के लिए। ठीक है, और उन्होंने ये अपना सिद्धांत कब दिया कि जो समुद्री यात्रा के दौरान जो उन्होंने कुछ अवलोकन किया, जो उनके कुछ रोचक, जो उनके साथ घटनाएं घटी, उनको लेकर उस पर ये आधारित था। और जो डार्विन ने ये माना कि जीवों के प्रजनन दर की जो तुलना होती है, प्रजनन दर की तुलना में इस पृथ्वी पर जीवों के लिए भोजन तथा आवास क्या है, नियत है। और जीवों में क्या होती है कि अपने अस्तित्व के लिए उनको आपस में क्या होने लगता है, संघर्ष होने लगता है। और जब ये संघर्ष जो उनका आपस में होता है, ये क्या होता है, प्रजातियों के साथ साथ प्रकृति या उनके वातावरण के साथ भी होता है। प्रकृति में कोई भी दो जीव जो होते हैं वो एक समान नहीं होते हैं, और उनमें से हर एक किसी में कुछ ना कुछ असमानताएं पाई जाती हैं। जो जीवों में जब ये जो विभिन्नताएं होती हैं, जब ये अधिकतम जब हो जाती हैं, तो जब ये अपने जीवन के लिए संघर्ष करते हैं, तो ये जो इनके संघर्ष में जीतता कौन है, वही जिसके पास ज़्यादा योग्य गुण होते हैं, जिसमें ज़्यादा गुण जो है पाए जाते हैं। और जीवन संघर्ष जो होता है में सदस्य, जब जीवन संघर्ष में जो सफल सदस्यों की वंशागति बढ़ने से क्या होती है, प्रत्येक पीढ़ी के सदस्य अपने जो पूर्वज हैं उनसे भिन्न हो जाते हैं, और ये जो विभिन्नता है हजारों लाखों वर्षों के बाद नई जातियों का क्या करती है, निर्माण करती है। और उन्होंने कहा है कि प्रकृति भी इसी प्रकार चुनाव के द्वारा सफल सदस्यों को प्रोत्साहन कर नई जातियों की उत्पत्ति करती है, और इसीलिए डार्विनवाद प्राकृतिक चयनवाद कहलाता है। सन 1858 में इसको इस नाम से क्या किया गया था, प्रकाशित किया गया था। अब इनकी बारी आती है कि इनकी आलोचना भी करी गई है। क्या की गई है, इनकी आलोचना भी करी गई है। आलोचना में क्या कहा गया है कि पहला है कि डार्विनवाद ने विकासवाद को आनुवांशिकता के आधार पर ही नहीं समझाया। उन्होंने ये कहा है किसने, कि डार्विन ने विकासवाद को आनुवांशिकता के आधार पर नहीं समझाया था। दूसरा क्या कहा कि डार्विन के अनुसार नई जातियों की उत्पत्ति के लिए विभिन्नताएं उत्तरदायी थी। उन्होंने ये कहा था ना कि नई जातियों की उत्पत्ति के लिए विभिन्नताएं उत्पत्ति, लेकिन वैज्ञानिकों ने उनकी इस बात को भी नकार दिया था। तीसरा उन्होंने क्या कहा कि वैज्ञानिकों ने डार्विन की लिंग चयनवादता को भी गलत ठहराया। मतलब उन्होंने जो उनकी लिंग चयनवादता को भी क्या कहलाया, गलत ठहराया। अब बारी आती है तीसरे नंबर की, कौन सी, नव डार्विनवाद। तीसरा सिद्धांत हमारा क्या है, नव डार्विनवाद, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, नियो डार्विनिज्म। जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, नियो डार्विनिज्म।
चलिए, नव डार्विनवाद को आधुनिक सांश्लेषिकवाद परिकल्पना भी कहते हैं। जो नव डार्विनवाद है इसको क्या कहते हैं? नव डार्विनवाद को आधुनिक सांश्लेषिकवाद परिकल्पना भी कहते हैं। नव डार्विनवाद के अनुसार लैंगिक जनन करने वाले जीवों की संतानों में उत्परिवर्तन के कारण विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। मतलब नव डार्विनवाद के अनुसार जो लैंगिक जनन करने वाले जीवों की संतानों में उत्परिवर्तन के कारण विभिन्नताएं होती हैं। प्रकृति इनमें से लाभदायक विभिन्नताओं का चयन करती है। एक जाति की विभिन्न समूहों के प्रजनन काल भिन्न होने के कारण लैंगिक पृथक्करण हो जाता है, जिसके फलस्वरूप नई जातियों का विकास होता है। पैंथर मॉथ की ग्रे किस्म का औद्योगिक क्रांति के पश्चात काली किस्म में रूपांतरित होना प्राकृतिक चयन का क्या है? उदाहरण है। मतलब जो नव डार्विनवाद है, नव डार्विनवाद को आधुनिक सांश्लेषवाद परिकल्पना भी कहते हैं और नव डार्विनवाद के अनुसार लैंगिक जनन करने वाले जीवों की संतानों में उत्परिवर्तन के कारण विभिन्नताएं होती हैं और प्रकृति इनमें से लाभदायक विभिन्नताओं का क्या करती है? चयन करती है। एक जाति के विभिन्न समूहों के प्रजनन काल भिन्न होने के कारण लैंगिक पृथक्करण हो जाता है, जिसके फलस्वरूप नई जातियों का क्या होता है? विकास होता है। जैसे पैंथर मॉथ की जो ग्रे किस्म का है, जो औद्योगिक क्रांति के पश्चात काली किस्म में रूपांतरित होना प्राकृतिक चयन का क्या है? उदाहरण है। जो नव डार्विनवाद है निम्नलिखित प्रक्रमों की पारस्परिक क्रियाओं का जो क्या है? परिमाण है। जैसे जीन अपरिवर्तन। जीन क्या है? जीन उत्परिवर्तन। देखिए, जीन के डीएनए अणु में न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या अथवा विन्यास के क्रम में आने वाले उन परिवर्तनों की जीन को क्या कहते हैं? जीन उत्परिवर्तन कहते हैं, जो सामान्य जीन की अभिव्यक्ति में परिवर्तन करते हैं। जो क्या करते हैं? सामान्य जीव की अभिव्यक्ति में क्या करते हैं? देखिए, इसके अंदर क्या होता है कि पारस्परिक क्रियाओं का परिमाण होता है। कौन कौन सी? एक तो होती है जीन उत्परिवर्तन। ये क्या होती है कि जीन के डीएनए जो होते हैं ना, उनके जो अणु में न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या अथवा विन्यास के क्रम में आने वाले उन परिवर्तनों की जीन उत्परिवर्तन कहते हैं। उन परिवर्तन जो उनके संख्या या फिर उनके विन्यास के क्रम में जो आने वाले जो परिवर्तन होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? जीन उत्परिवर्तन कहते हैं, जो सामान्य जीन की अभिव्यक्ति में क्या करते हैं? परिवर्तन करते हैं। दूसरा होता है विभिन्नताएं। दूसरी क्या होती है? विभिन्नताएं होती हैं गुणसूत्रों पर अलग अलग जीनों की संख्या अथवा विन्यास के परिवर्तन के द्वारा गुणसूत्रों की संरचना में क्या आ जाता है? परिवर्तन आ जाता है। मतलब गुणसूत्र जो होते हैं उन पर अलग अलग जीनों की संख्या अथवा विन्यास के परिवर्तन के द्वारा गुणसूत्रों की संरचना में क्या आ जाता है? परिवर्तन आ जाता है। तीसरा क्या होता है कि अनुवांशिक पुनर्योजन। तीसरा क्या होता है? अनुवांशिक पुनर्योजन। मतलब लैंगिक जनन की क्रिया में युग्मक निर्माण के समय अर्धसूत्री विभाजन होता है। मतलब लैंगिक जनन की क्रिया में क्या होता है कि युग्मक निर्माण के समय क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। अलग होते समय गुणसूत्रों में पारस्परिक जीन विनिमय के फलस्वरूप नए जीन विन्यास बनते हैं, जिसमें के अंदर जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं और संकरण मतलब हाइब्रिडेशन द्वारा भी जीनों का क्या होता है? पुनर्योजन होता है। क्या होता है? पुनर्योजन होता है। इन्होंने क्या कहा है कि अनुवांशिक पुनर्योजन भी होता है। मतलब लैंगिक जनन की क्रिया में जब युग्मक निर्माण के समय अर्धसूत्री विभाजन होता है, जब अलग होते के समय में जो गुणसूत्र होते हैं उनमें क्या होता है? पारस्परिक जीन जो होते हैं जीन विनिमय के फलस्वरूप नए जीन विन्यास बनते हैं, जिनमें जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं और मतलब हाइब्रिडेशन यानी संकरण के द्वारा भी पुनर्योजन क्या होता है। चौथा होता है पृथक्करण की प्रक्रिया। मतलब इसमें अलग अलग करके देखिए, एक ही जाति की विभिन्न समष्टियां जब भौगोलिक कारणों से क्या हो जाती हैं? पृथक मतलब अलग हो जाती हैं, तो उनकी जीनी संरचना में पर्यावरण के अनुरूप तथा जीन उत्पत्ति मतलब जीन म्यूटेशन, गुणसूत्र विपतन तथा बहुगुणता के द्वारा नई विभिन्नताएं संकलित होने लगती हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती हैं? बढ़ती ही जाती हैं। जो क्या होती हैं? पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती ही जाती हैं। और चौथा होता है प्राकृतिक वर्ण। चौथी कौन सी होती है? प्राकृतिक वर्ण होती है। तो हमने नव डार्विनवाद में कौन कौन सी चार जो हमने इनकी जो
5 परक्रमों की परस्पर क्रियाओं के बारे में पढ़ा कि नव डार्विनवाद होता है, ये कौन कौन से परस्पर क्रियाओं का परिणाम होता है। पहला हमने पढ़ा था जीन उत्पर्दन, उसमें क्या पढ़ा कि जीन के डीएनए अणु में न्यूक्लियोइड्स की संख्या अथवा विन्यास के क्रम में आने वाले उन परिवर्तनों को जीन उत्पर्दन कहते हैं जो सामान्य जीन की अभिव्यक्ति में क्या होते हैं, परिवर्तन करते हैं। दूसरा हमने पढ़ा था विभिन्नताएं के बारे में कि गुणसूत्रों पर अलग अलग जीनों की संख्या अथवा विन्यास के परिवर्तन के द्वारा गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन आ जाता है। तीसरा हमने पढ़ा अनुवांशिक पुनर्योजन, मतलब लैंगिक जनन की क्रिया में युग्मक निर्माण के समय अर्धसूत्री विभाजन होता है और अलग होते समय गुणसूत्रों में पारस्परिक जीन विनिमय के फलस्वरूप नए जीन विन्यास बनते हैं जिनसे जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, जो संकरण के द्वारा भी जीनों का क्या होता है, पुनर्योजन होता है। चौथा हमने पढ़ा था पृथक्करण, मतलब एक ही जाति की विभिन्न समष्टियां जब भौगोलिक कारणों से क्या हो जाती हैं, पृथक हो जाती हैं, तो उनकी जीनी संरचना में पर्यावरण के अनुरूप तथा बहुगुणता द्वारा नई विभिन्नताएं संकलित होने लगती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती हैं, बढ़ती जाती हैं। और पांचवा हमने पढ़ा था प्राकृतिक वर्ण। अब बारी आती है उत्परिवर्तनवाद की, जिसको आप इंग्लिश में म्यूटेशन थ्योरी कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, म्यूटेशन थ्योरी, मतलब परिवर्तनवाद। इसमें क्या है कि हॉलैंड के पादप शास्त्री ह्यूगो डी ब्रिज ने 1901 ईस्वी में नए जीव जातियों की उत्पत्ति के संदर्भ में एक नया उत्पर्दन सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसे नव डार्विनवाद के रूप में भी जाना जाता है, जिसको आप नव डार्विनवाद के रूप में भी जानते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार क्या था कि नए जीव जातियों की उत्पत्ति जातीय लक्षणों में क्रमिक विकास व अस्थिर विभिन्नता के कारण नहीं होती, बल्कि एक ही बार में स्पष्ट एवं अस्थायी अस्माकिक परिवर्तनों के फलस्वरूप होती है। जाति का वह सदस्य जिसमें पहली बार उत्परिवर्तन लक्षण दृष्टिगोचर होता है उत्परिवर्तन कहलाता है, और उत्परिवर्तन में अनिश्चितता होती है। यह प्राय जनन द्रव्य में होते हैं। जातियों में अलग अलग विभिन्न उत्परिवर्तन होते रहते हैं। देखिए म्यूटेशन थ्योरी में क्या कहा है कि जो नए जीव जातियों की जो उत्पत्ति होती है कि नए जीव जातियों की उत्पत्ति जातीय लक्षणों में क्रमिक विकास व अस्थिर विभिन्नता के कारण नहीं होती, बल्कि एक ही बार में स्पष्ट एवं अस्थायी आकस्मिक परिवर्तनों के फलस्वरूप होती है। और जाति का वह सदस्य जिसमें पहली बार उत्परिवर्तन लक्षण दिखाई देते हैं वो उत्परिवर्तन कहलाता है। उत्परिवर्तन में अनिश्चितता होती है और यह प्राय जनन द्रव्य में होते हैं, और जातियों में अलग अलग विभिन्न क्या होते हैं, उत्परिवर्तन होते हैं। सबसे लास्ट टॉपिक है हमारा पुनरावर्तन सिद्धांत। लास्ट कौन सा है, पुनरावर्तन सिद्धांत, मतलब रेसिपिटुलेशन थ्योरी। कौन सी, रेपिटुलेशन थ्योरी, पुनरावर्तन सिद्धांत। ये लास्ट टॉपिक है। क्या है कि जर्मन वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैकल ने, कौन, जर्मन वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैकल ने उच्च प्राणियों के भ्रूणीय परिवर्धन एवं उनके पूर्वजों के विकासीय इतिहास में समानता के आधार पर इस सिद्धांत को क्या किया, प्रस्तुत किया। मतलब जर्मन वैज्ञानिक कौन, अर्नेस्ट हैकल ने उच्च प्राणियों के भ्रूणीय परिवर्धन एवं उनके पूर्वजों के विकासीय इतिहास में समानता के आधार पर इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया। उनके अनुसार प्रत्येक जीव अपने भ्रूणीय परिवर्धन में अपनी जाति की जातीय विकास की इतिहास की पुनरावृत्ति करता है। अर्थात यदि हम विभिन्न जंतुओं के भ्रूण की अवस्थाओं का अध्ययन करें तो हमें पता चलता है कि जंतुओं के भ्रूण में उनकी प्रौढ़ अवस्था की ज़्यादा समानताएं होती हैं। उनकी क्या होती हैं, प्रौढ़ अवस्था की ज़्यादा समानताएं होती हैं। और इसी प्रकार विभिन्न कुशेरुकों के भ्रूणों का तुलनात्मक अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि उच्च कुशेरुकों के भ्रूण निम्न वर्गों के व्यवसायिक जंतुओं के क्या होते हैं, समान होते हैं। तो आज हमने कौन कौन से 4 सिद्धांतों के बारे में हमने पढ़ा था। जैव विकास क्या होता है, जैव विकास के सिद्धांत हैं वो कौन कौन से होते हैं, डार्विनवाद, लेमार्कवाद, नव डार्विनवाद और पुनरावर्तन सिद्धांत। इन हमने 4 और 5 सिद्धांतों के बारे में पढ़ा। तो आज की क्लास हमारी जो है यहीं फिनिश होती है। अब करेंगे नेक्स्ट क्लास में पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें पढ़ेंगे पारिस्थितिकीय तंत्र और उसके जो घटक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो, कोई भी डाउट हो, तो आप मुझे जीमेल कर सकते हैं। जीमेल आपको पता है
जीमेल है लेट्स लर्न 183@gmail.com जीमेल कर सकते हैं। टेलीग्राम पे कनेक्ट नहीं है तो टेलीग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है लेट्स लर्न क्लास। पीडीएफ है वो वहीं मिल जाएगा, क्लास ख़त्म होने के बाद पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर ही मिल जाता है। और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में, अपने ग्रुप में जो है शेयर कर दीजिए। चलिए, थैंक्स फॉर द वॉचिंग। मिलते हैं आप लोगों की नेक्स्ट क्लास में।